Hello everyone. So today we have a special guest वेद्रबी और वेद्रबी से मैं लगभग एक साल से टच में हूँ और अभी वो रिसेंटली पीएनबी में एज ए एएफओ सेलेक्ट हुए हैं। तो हम उनके जर्नी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेद्रबी अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट करो। So hello everyone, my name is Vedarthi Vatile. I am from Yavatmal, Maharashtra, and I have completed my graduation in BSc Agriculture in 2021. And from the past 3 years, I have been preparing for this exam. And this year, fortunately, I have been selected as an AFO in Punjab National Bank. Thank you. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बिग कांग्रेचुलेशन वेद्रबी आपके सिलेक्शन के लिए। तो वेद्रबी Thank जैसे you. कि ना इस साल अभी नोटिफिकेशन आया है और काफी जल्दी एग्जाम होने वाला है। तो बहुत हाँ, सारे वही सारी चीजें हैं कि बच्चों के वो सारे डाउट्स है। तो हम आपकी जर्नी को जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप बताओ कि आपने एएफओ की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? सर मैंने 21 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने एक अटेम्प्ट एमसीआर का दिया था, जो स्टेट एग्जाम होती है एमएससी के लिए। हम्म। उसके बाद मैंने जब वो नहीं हुआ मेरा स्टेट एग्जाम, उसके बाद मैंने एएफओ पे शिफ्ट कर लिया। और आपकी तैयारी स्टार्ट कैसे हुई थी, मतलब प्रीलिम्स आपने कैसे स्टार्ट किया था? तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब लॉकडाउन था 2021 में। ओके। और मैंने ऑनलाइन क्लासेस लगा लिए थे प्रीलिम्स के लिए, और मेंस मैंने सेल्फ ही किया था स्टार्टिंग से। ठीक है, फिर उस साल क्या हुआ था रिजल्ट, प्रीलिम्स मेंस का रिजल्ट? तो मैंने शायद 4-5 महीने पहले क्लास लगाए थे प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले। और वो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा प्रीलिम्स का, और मैंने ज़्यादा मार्क्स भी नहीं दिए थे। तो मैं वहाँ जाके बहुत ज़्यादा घबरा गई। एंड बहुत ज़्यादा टाइम फास्ट जा रहा था, अटेम्प्ट्स नहीं हो रहे थे क्वेश्चन। तो एग्जाम के बाद मुझे लगा कि नहीं निकलेगा, प्रीलिम्स में निकलेगा, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट ईयर के लिए अभी ट्राई करते हैं। बट फॉर्चुनेटली वो निकल गई फर्स्ट अटेम्प्ट में। 17 कुछ कट ऑफ लगा था, 2022 में अटेम्प्ट था मेरा। तो एक 21 मार्क्स आए थे, एकदम बाउंड्री से निकल गई थी मैं फर्स्ट टाइम। और क्योंकि मेरा स्टेट एग्जाम का पढ़ाई थी मेरी, तो मेरे मेंस भी निकल गई उसी साल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था। तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस था कि प्री कैसी होती है, मेंस कैसी होती है, इंटरव्यू कैसे होते हैं। मुझे सारे स्टेजेस पता थे। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की। और तब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था मेरा। उसमें मेरा प्रीलिम्स बहुत अच्छा था, लेकिन फिर मेंस थोड़ा सा रह गया। मतलब मेंस निकल गया था, लेकिन जितनी लीड चाहिए उतनी नहीं थी। तो सेकेंड टाइम ओके, फिर से रह गया, और ये थर्ड अटेम्प्ट था फिर इस साल हो गया सब। फिर सेकंड मतलब आपने तीनों अटेम्प्ट में इंटरव्यू तो दिए हैं। हाँ जी। फिर जैसे कि आपने बताया कि सेकंड अटेम्प्ट में आपने अपना प्रीलिम्स काफी मजबूत कर लिया था, तो वो कैसे मतलब उसकी किया था वो प्रीलिम्स? सेकेंड अटेम्प्ट में, हाँ। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ हुआ था प्रीलिम्स में, तो मैं प्रीलिम्स को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही थी सेकेंड अटेम्प्ट में। तो तब ओके। मैंने मॉक्स बहुत ज्यादा दिए। मैंने सबसे पूछा कि क्या करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। तो सबने मुझे यही सजेस्ट किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स दो। और पर्टिकुलरली एएफओ के लिए हमको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, जनरल बैंकिंग जैसे हमको हर टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ता। तो मैंने पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़े थे। जैसे क्वांट में होता है सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, फिर एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और एक होता है डीआई। और डीआई के लिए हमको कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे परसेंटेज है और रेशियो प्रोपोर्शन है। मैंने बस इतना ही पढ़ा था क्वांट के लिए। और ओके। मेरा क्वांट इतना वीक था, मतलब 12th से ही मेरे को क्वांट अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे टेबल्स भी लर्न नहीं थे। तो मैंने प्रिपरेशन के टाइम ही टेबल्स वगैरह सब लर्न किया है। तो बहुत ही बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये लर्न किया। फिर मैं सिंप्लीफिकेशन पे शिफ्ट हुई। फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद नंबर सीरीज। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वांट अच्छा किया अपना। ओके, उसके बाद रीजनिंग? सर रीजनिंग के लिए तो रीजनिंग का तो कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता है रीजनिंग, कभी देखा भी नहीं था, पढ़ा नहीं था। तो जो क्लासेस में मुझे पढ़ाया गया था, उसमें मेरे को सबसे इजी लगता था सिलोजिज्म और इक्वालिटी। तो ये टॉपिक्स बहुत इजी है, सबको ही आ जाते हैं। तो मैंने इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी कि इनमें से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का ये था कि मेरे को पजल्स बैठ जाते थे, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट डिफिकल्ट जाती थी।
तो फिर मैंने उस पे भी काम किया। मैंने अंकुश अंबा को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया यूट्यूब हम्म। पे, और फिर उनके जो आते थे जो बोलते हैं ना वो चेकलिस्ट आती है। हाँ, तो वो मैंने चेकलिस्ट सॉल्व की है। हर रोज़ मैं एक चेकलिस्ट सॉल्व करती थी रीज़निंग के लिए। उससे मेरा रीज़निंग भी अच्छा हो गया, और इंग्लिश मेरा पहले से ही अच्छा था। मतलब नॉवेल्स पढ़ती थी मैं, या फिर वेब सीरीज़ देखते हैं हम, तो इंग्लिश ठीक-ठाक था। तो इसके लिए मैंने बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से किया था, क्योंकि मुझे ग्रामर नहीं आता था। तो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही इंग्लिश निकाली है हमेशा। ओके। उसके बाद जैसे कि आपके सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में मार्क्स कितने आए थे? सेकंड अटेम्प्ट के मार्क्स मेंस के, प्रीलिम्स के? प्रीलिम्स की बात चल रही है। प्रीलिम्स में 36 आए थे, और 36 कट ऑफ शायद कितना पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 36 मार्क्स आए थे मुझे। कट ऑफ और याद नहीं आ अभी रहा। अभी इस थर्ड अटेम्प्ट में अभी मुझे 62.75 आए थे। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स तुम्हारे ही थे उस ग्रुप में। तो हाँ। काफी अच्छे मार्क्स है। ठीक है, तो दिखता है कि लाइक तुमने काफी अच्छी मेहनत की है अपने प्रीलिम पार्ट के लिए। तो इसके साथ ही तुमने अदर बैंकिंग एग्जाम्स भी ट्राई किया था साथ साथ में? नहीं, नहीं सर। मुझे मेरा अच्छा था प्रीलिम्स, अभी अच्छा हो गया था 3 साल से। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था और मेरे प्रीलिम्स में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं एएफओ ही करूँगी। क्योंकि ओके। क्योंकि मेंस मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट से निकल रही थी, तो मुझे पता था कि मुझे बस मेंस में थोड़ी लीड लानी है, जिससे मेरी मेंस अच्छे मार्क्स से निकल गई, तो इंटरव्यू का तो उतना कुछ रहता नहीं है, 20 मार्क्स ही रहते हैं। तो मैंने एएफओ ही टारगेट किया था। ठीक है, तो ये सब प्रीलिम्स के लिए हो गया है। इसके साथ जैसे कि मेंस की प्रिपरेशन आपने प्री के साथ साथ ही रखी है या फिर प्री के एग्जाम के बाद करते थे? और उसके साथ साथ क्या क्या सोर्सेज जो शुरू से आपने फॉलो किए हैं ताकि आपका सारा कुछ मेंस का एग्रीकल्चर अच्छे से हो गया हो? तो थोड़ा उसके बारे में हम बताओ। यस सर। तो सबसे पहले मैंने एमए के लिए इसेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर करके बुक है, जो नीमराज सुंदर जैसी ही है, सेम टू सेम बुक है वो। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मैंने वो बुक फॉलो की थी जब मैंने एमएससी के लिए पढ़ाई की थी। तो वो बुक मेरी ओके। अच्छे से हो गई थी, तो वो मेरी बेसिक एक बुक थी। और उसके ऊपर से मैंने आईआरए टॉपर्स को फॉलो किया था। मेरे पास बस ये दोनों ही सोर्सेज, टू ही सोर्सेज थे, इनको ही मैंने फॉलो किया है। और टेस्ट सीरीज के लिए मैंने फिर जितने भी थे, मैंने सारे ही लगा लिए थे। इंडियन आईक्यू, आईआरए टॉपर्स, आपकी टेस्ट सीरीज, जो भी अवेलेबल था मैंने सारे टेस्ट सीरीज लिए थे। ओके, तो जैसे कि उसमें आपको लाइक इस साल कितने मार्क्स आए थे आपके मेंस में? मुझे 36.75 मार्क्स आए थे। इस बार पेपर का नेचर भी काफी अनड्यूलेटिंग आया था। ठीक है, काफी हाँ। काफी अलग अलग क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे जो मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए कैसे डील करते थे आप? जैसे कि इस बार उन्होंने जो इनके एलाइड सब्जेक्ट में भी काफी ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे डीप टाइप में, हम्म। तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन की थी आपने? सर मुझे पहली बात तो ये है कि उनका पैटर्न सेम है। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल और शायद लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन उनका पैटर्न सेम है। उनका डिसाइडेड है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने जब मॉक टेस्ट दिए, तो मैंने सबसे पहले जो मेजर सब्जेक्ट्स है उनके क्वेश्चंस में मेक श्योर करती थी कि ये रॉन्ग ना हो। जैसे एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है और एएचडीएस है। तो मैं इनके क्वेश्चंस 100% अटेम्प्ट करती थी और मेक श्योर करती थी कि ये रॉन्ग ना हो। फिर उसके बाद जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स है, उसके बाद मैंने फिशरी को ज़्यादा फोकस किया। फिशरी, फॉरेस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट भी मैं मेजर के जैसे इनको ट्रीट करती थी। फिर उसके बाद जीपीबी, वो भी मैंने अच्छे से कर लिया था। बस मैंने उसके लिए नागरे ही पढ़ा था, जो इसेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर है, बस उतना ही पढ़ा था। तो जीपीबी को उतना नहीं करना है, बस बेसिक पढ़ लो, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स ही पूछते हैं जीपीबी में। तो हम्म। मैंने पीवाईक्यूज़ देख लिए थे, जो मैं पहले से करते हुए पीवाईक्यूज़ देखे थे, और मैं देख रही थी कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक उनका फेवरेट है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने उस टाइप से किया था। और कुछ सब्जेक्ट है जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े थे, या फिर उनको 1 या 2 ही रिवीजन थी। तो वो है एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, इंजीन और पैथोलॉजी। तो ये 4 सब्जेक्ट है जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे पूरे पेपर में, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हो। एक जैसे आपने
एग्जाम होता है तो प्री और मेंस का बैलेंस कैसे बना है, कितना टाइम प्री को देना है, कितना मेंस को देना है? क्योंकि ये समय। काफी काफी हाँ। ज्यादा मतलब लोगों का इश्यूज होता है कि जैसे लोगों का ये होता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम तक सिर्फ प्री का तैयारी करें, उसके बाद मेंस की स्टार्ट करें। तो आपने कैसे बैलेंस रखा इन चीजों? सो मेरा ये हो गया था कि फर्स्ट टाइम मेरी प्रीलिम्स बिल्कुल ही कम मार्क्स से निकली थी, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस किया था। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मुझे समझ में आ गया कि बैलेंस चाहिए दोनों इसमें, क्योंकि आप कुछ दिन के लिए एग्रीकल्चर नहीं पढ़ोगे तो पूरा भूल जाओगे। तो मैंने ये किया था कि मैं हफ्ते में 2 से 3 मॉक लगाती थी प्रीलिम्स के लिए, और बाकी टाइम पूरा मेंस पढ़ते रहती थी। मतलब दोनों साथ लेके चलती थी, और मेरा हर रोज का टारगेट होता था। टू डू लिस्ट में मैं लिखती थी कि प्रीलिम्स के ये टॉपिक पढ़ने हैं और मेंस के ये टॉपिक, तो मैं साथ में ही पढ़ाई लेकर चलती थी। और प्रीलिम्स के जस्ट 7 से 8 दिन पहले मैं पूरा प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाते थे। फिर बात कर लेते हैं कितने घंटे पढ़ाई करते थे। काफी बच्चों का सवाल ये होता है, डायरेक्ट मुझे ऐसे डीएम आते हैं, सर कितने घंटे रोज पढ़ने से एग्जाम निकल सकता है? ऐसा तो नहीं था सर, सच में बताऊं, ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पूरा दिन पढ़ती रहती थी, ये नहीं था। और मैंने कभी आवर्स भी नहीं गिने। मैं ऐसे बैठती थी कि मेरी ये टू डू लिस्ट है, ये कंप्लीट हो जाए तो मैं चल जाती थी। और मेरा ये भी था, कभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता था तो मैं लेक्चर्स देख लेती, और लेक्चर्स देखने का मन नहीं किया तो मैं टेस्ट दे देती थी। तो ये बहुत एडवांटेज है एग्रीकल्चर पढ़ने में, कि बोर हो गया तो डिस्कशन कर लो, पेपर दे दो, लेक्चर देख लो, ये पीवाईक्यू तो देख लो। मैं ये करती थी। और बस शेड्यूल ये फिक्स था कि सुबह 8 बजे जाना है। लाइब्रेरी जाते थे? हाँ, लाइब्रेरी जाते थे। और मैं 2-2 3-3 आवर के स्लॉट में बैठती थी कि 3 घंटे में ये पढ़ना है, 2 घंटे में ये पढ़ना है, ऐसे। ओके। तो मैक्सिमम रिवीजन इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे बैठे ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। उसके साथ ही कुछ और ऐसी टिप्स जो एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सके इस साल एग्जाम क्लियर करने में? तो इस साल तो प्रीलिम्स 30 अगस्त को है, तो अभी भी पढ़ाई चालू करी। कल 20 जून है, तो अभी भी चालू करें तो भी 60 डेज तो मिल जाएंगे कम से कम, मतलब 2 महीने। तो 2 महीने में मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट 1.5 महीना प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चलो अभी से, क्योंकि मेंस भी बहुत जल्दी है, नवंबर में ही मेंस है। हम्म। तो अभी से प्रीलिम्स मेंस साथ में लेके चलो, और प्रीलिम्स की रोज एक मॉक दो, जिनकी प्रीलिम्स बहुत वीक है। कम से कम आप क्विजेस जो रहते हैं, सिलोजिज्म की एक क्विज, पजल्स की एक क्विज, ऐसे क्विज दे दो 5-5 10-10 मिनट के, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और फिर मेंस का ये है कि मेजर सब्जेक्ट अभी पूरे पढ़ के रखो पूरे डिटेल्स में, और माइनर सब्जेक्ट में सिर्फ फिशरी और फॉरेस्ट्री पढ़ो। अभी जो नहीं पढ़ना है वो है जो वेटेज कम है, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, पैथोलॉजी, इनको मत पढ़ो, इनको स्किप कर दो डायरेक्टली। बाकी मेजर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, और जो माइनर सब्जेक्ट है जैसे फिशरी फॉरेस्ट्री उनको पढ़ो। फिर जब प्रीलिम्स पास में आ जाएगी तो 2-3 दिन पहले से मेंस छोड़ दो, प्रीलिम्स की पूरी प्रैक्टिस करो। और फिर प्रीलिम्स के बाद तो फिर 8-8 9 2 घंटे देखो, फिर मेंस की पढ़ाई इस तरह से हो सकता है अभी। इसके साथ ही एक और चीज जो मुझे आपने बताई थी कि आपने जैसे अभी भी बोला था कि जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉक्स दिए थे और 100+ मॉक्स दिए थे। हाँ। तो वो कैसे, जैसे वीक में 2-3 कितने मॉक्स देते थे आप? सब मैं क्या करती थी, अगर मेरी फर्स्ट डिवीजन हो गई है किसी सब्जेक्ट की, जैसे एग्रोनॉमी मैंने पढ़ लिया पूरा, तो मैं सारे सब जगह से एक एक मॉक लगाती थी। अगर मैंने टीलेज पढ़ लिया है आज सुबह में, तो मैं टीलेज का टॉपिक पे पूरे मॉक्स दे देती थी। मतलब ऐसे टॉपिक वाइज मॉक्स देती थी, फिर सब्जेक्ट वाइज मॉक देती थी। और जब मेरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे, तब मैं होल मॉक्स देने लगी थी। जब मेरी फर्स्ट डिवीजन हो गई थी तब से, तो फर्स्ट डिवीजन मैंने पूरे 7 रिवीजन करे थे। 7 रिवीजन, 100+ हाँ। मार्क्स, जब जाके हाँ। नौकरी मिलेगी। हाँ। तो उस तरह से मैंने मॉक दिया है टॉपिक वाइज। देखो, एग्जाम जब भी तैयारी करते हैं तो जैसे कि आपको क्लियरिटी थी कि मेरे ये करने से चीजें क्लियर होंगी और इस तरह से मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो ही वो एग्जाम में तुम्हारे चांसेस बनते हैं। हाँ। अगर पढ़ते टाइम तुम्हें सब धुंधला धुंधला दिखना लगता है ना कि भाई नहीं समझ आ रहा है कुछ, पढ़ने के बाद भी दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ गलती हो रही है। उसके लिए हाँ। सबसे बेटर है अपना कोई प्लान बनाओ,
वीकली या कोई प्लान, छोटे छोटे टारगेट्स लो, सब्जेक्ट छोटे छोटे सब्जेक्ट को क्लियर करते रहो, मॉक देते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितने से ज्यादा हो, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। यस। प्रीलिम्स के लिए यही है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वैद्रवी ने भी बताए हैं। क्वांट्स मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्वांट्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, डीआई, और हाँ बस इतना पढ़ लो। और एक सीओ भी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीओ भी, वो एक पढ़ लो। ये 4 टॉपिक्स पढ़ लोगे तो बस निकल जाएगी आराम से। उसके बाद रीजनिंग में आपको एक बार आप बता दो। पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, बस इतना पढ़ लो। इंग्लिश में नॉर्मल सा है बस, क्योंकि जैसे आपको दिक्कत नहीं थी, लेकिन मोस्ट ऑफ मेजर स्टूडेंट का हाँ इश्यू इंग्लिश होता है ए फॉर्म में प्रीलिम्स के लिए। हाँ, तो इंग्लिश में ये दिक्कत होती है कि उसको एक सब्जेक्ट के जैसे देखते हैं सब, कि ये सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना है। तो वो एक लैंग्वेज है, तो उससे फेमिलियर होने के लिए आप नॉवेल्स पढ़ो जो भी टॉपिक पसंद हो, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मूवीज देखो इंग्लिश वाली। तो इस तरह से करो। और फिर जब आप मॉक्स दे रहे हो इंग्लिश की, तो उसे समझने की कोशिश करो कि जो पैराग्राफ है उसमें क्या बोल रहे हैं, वो समझने की कोशिश करो। तो वही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाओगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे, तो इंग्लिश इजी जाएगी। तो वही है, ग्रामर पे ज्यादा फोकस मत करो, कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, ये प्रीलिम्स वाला पार्ट। मेंस के लिए मल्टीपल टाइम रिविजन्स और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हाँ, वो मॉक्स इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम वहां पे जाते हैं तो कंफ्यूजन बहुत होता है कि ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो जब हम मॉक्स देते हैं तो क्लैरिटी आती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दो, वहां पे फिर घबराहट भी नहीं होगी और क्लैरिटी से आप कर पाओगी। गेस वर्क आपका अच्छा होगा। इसके अलावा इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? कभी आपको इंटरव्यू का फियर हुआ या फिर स्मूथली गया ना, इंटरव्यू? नहीं नहीं, बहुत फियर बहुत ज्यादा ही फियर हुआ है। जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, अ, तो मेरे कोई भी फ्रेंड्स का नहीं हुआ था तब। ओके। जो मेरे ग्रुप में थे जो पढ़ रहे थे, तो मेरे अकेले का हो गया था। तो मैं पुणे में था इंटरव्यू, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। इंटरव्यू के पहले 2-3 दिन मुझे इतना डर लग रहा था। फिर फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। उन्होंने मुझे जो पूछा था वो मैंने बताया, लेकिन वो कोई सेटिस्फाइड नहीं थे आंसर से। और फिर सेकंड अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया इंटरव्यू का, क्योंकि तब पता था कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हम डर जाते हैं इसलिए बुरा जाता है इंटरव्यू। तो सेकंड बहुत अच्छा हुआ था। उन्होंने मुझे सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ साइंटिफिक नेम ही पूछे थे, अलग अलग क्रॉप्स के, और इंट्रोडक्शन पूछा था। और फिर उन्होंने मुझे पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब पूछा था। तो बेसिक सा इंटरव्यू हो गया था सेकेंड टाइम। और इस बार भी उन्होंने मुझे, इस बार थोड़ा टफ इंटरव्यू हुआ था। जो पैनल था मेरा, वो पूरा साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन था। तो मुझे पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में करना था। और जो मेन हेड ऑफ पैनल थे, उनके कान में वो हियरिंग जो मशीन होती है वो थी। तो वो मुझे बोल रहे थे कि ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो। और तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी स्टार्टिंग में। फिर उन्होंने मुझे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे, जैसे एमएसपी है, एमएसपी के पे एमएसपी पूछा। और कुछ लोन के बारे में पूछा था कि तुमने कुएं के लिए लोन दिया और पानी नहीं लगा कुएं में, तो अब क्या करोगे। तो बस ऐसे हंसी मजाक में इंटरव्यू हो गया। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। ओके, वेदर भी एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है एक्चुअली ना। मेरे को ऐसे काफी मैसेजेस आते हैं जहाँ पे पता नहीं बच्चों की ये डाउट है सर, मैं 2018 से 2019 से 2020 से 5-5 6 अटेम्प्ट दे चुका हूँ और सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हर बार मैं इंटरव्यू भी दे पा रहा हूँ, मैं दे पा रही हूँ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हाँ, फिर आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या इश्यूज आते हैं प्रिपरेशन में, जब आप लाइक लास्ट फेज तक जाते हो और फिर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? ऐसे ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी 3 इंटरव्यू दिए। लेकिन मुझे लगता है जो गैप है, जो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट में है, वो है तुम्हारी प्रैक्टिस कम पड़ रही है। तुम मार्क्स बहुत कम दे रहे हो। तुम जितने ज्यादा मार्क्स दोगे, तुम उतने ज्यादा करीब आ जाओगे सिलेक्शन के। क्योंकि क्या होता है, मैंने भी पहले बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, मेरे फर्स्ट टाइम से रिवीजन बहुत ज्यादा थे, लेकिन मैं मार्क्स देने से डरती थी, क्योंकि कम मार्क्स आ गए तो डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। लेकिन मैंने इस बार डिसाइड किया था, कितने भी कम मार्क्स आए, मैं तो ये टारगेट है मेरा, ये तो मैं मार्क्स दे ही दूंगी। और जब मैं मार्क्स देती थी, मैं एनालाइज करने के लिए 1 से 2 घंटा देती थी कि ये क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो गया है, तो फिर वो पूरा टॉपिक फिर से पढ़ती थी।
तो एओपी में यही है कि तुम्हें मेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की और गेस वर्क करने की क्या कैपेबिलिटीज है, उस पे है पूरा मेंस। और मेंस पे ही पूरा एएफओ है। अगर तुम्हारी मेंस में तुमने अच्छी सी लीड ले ली तो इंटरव्यू के मार्क्स उतने मैटर नहीं करते। हाँ हाँ, जैसे इस बार 17 कट ऑफ था कुछ मेंस का, और मेरे 36.75 मार्क्स आए थे। तो मुझे अगर 10 भी मार्क्स मिल जाते इंटरव्यू में तो हो जाता था मेरा। तो यही है कि मेंस में तुमको लीड लेनी है और इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स देने पड़ेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट वेदरबी जर्नी। इसके साथ ही अगर और मतलब जानना हो तो हमसे जुड़ सकते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो आपकी बातें वेदरबी तक पहुंचा दी जाएंगी और वो फिर से आपके सामने कभी होगा तो फिर से हम बात करेंगे। ठीक है वेदरबी, इसके साथ ही थैंक यू वेदरबी आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। Thank you so much for the guidance, sir. I'm really grateful for the whole team. ओके, थैंक यू, थैंक यू।